दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस क्लास में। दोस्तों आज का एक नया टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताएंगे। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताए थे, अर्थात राष्ट्रपति जब कोई भी संवैधानिक असंवैधानिक कार्य करती है तो उसके पद पर से कैसे हटाया जाएगा उसकी चर्चा किए थे। लेकिन आज हम बताएंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताएंगे। यह राष्ट्रपति की शक्ति जो है यह एक समझने वाली टॉपिक है और आप इसको बढ़िया से समझिए और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्ति देखा जाए तो कई सारे राष्ट्रपति की शक्ति होती है, जिसमें से पहला एक शक्ति होती है। पहला एक कौन सी शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति जिसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको हम क्या कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। इस कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कई सारे शक्ति आते हैं, जिसमें देखिएगा इस कार्यपालिका शक्ति में एक आते हैं हस्ताक्षर आते हैं। हस्ताक्षर, यह हस्ताक्षर क्या होता है? किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर अंतिम सिग्नेचर किसके होते हैं? तो वह राष्ट्रपति के होते हैं। अर्थात कोई भी प्रस्ताव जब क्या होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर फाइनली जब तक अगर राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो वह प्रस्ताव जो है पूर्ण रूप से पारित नहीं माना जाता है और फाइनली वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है या फिर वह प्रस्ताव कानून नहीं बन पाता है। अर्थात जब भी राष्ट्रपति अंतिम रूप से सिग्नेचर कर देते हैं तब वह प्रस्ताव कानून बन जाता है या फिर क्या वह प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित मान लिया जाता है। किसके सिग्नेचर से? तो वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। तो इसी में हस्ताक्षर के बाद एक आती है शपथ की चर्चा आती है। शपथ क्या होता है कि राष्ट्रपति जी जो है कई सारे अनेक पदों को शपथ भी दिलाते हैं। जैसे उनमें से एक पद देखा जाए तो वह प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। जब प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वही क्या होता है प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है और उसके शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। और इसी में एक आती है नियुक्ति आती है। क्या आती है? नियुक्ति। तो राष्ट्रपति जी जो है राष्ट्रपति जी विभिन्न प्रकार के पदों को नियुक्ति भी करते हैं। जैसे में अगर देखा जाए किसके नियुक्ति करते हैं तो इसी में देखा जाए तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। और यहीं पे देखा जाए पीएम की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। सीजेआई की नियुक्ति अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यही राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद देखा जाए सीएजी अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वहीं देखा जाए महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो SC/ST आयोग के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, SC आयोग हो गया, OBC आयोग हो गया, उनके सदस्य की भी नियुक्ति जो करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कार्यपालिका शक्ति क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी राष्ट्रपति के कार्य आते हैं, अर्थात कौन कौन सी शक्ति आते हैं उसको आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा शक्ति के बारे में बात करते हैं। और एक शक्ति होती है विधायी शक्ति होती है। एक सेकंड अगर शक्ति देखा जाए तो विधायी शक्ति या इसको हम कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं। कानूनी शक्ति भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है उसको हम देखते हैं। एक शक्ति आती है जैसे कोई भी क्षेत्र को यदि अल्पसंख्यक घोषित करने का काम कौन करती है? तो वह यही राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात कोई भी क्षेत्र है उसको अल्पसंख्यक घोषित करने का काम कौन करते हैं? यह पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी क्षेत्र को अल्पसंख्यक घोषित करने का शक्ति किससे प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जब भी क्या होता है लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है किसी भी फिक्स क्षेत्र में यह कह दिया जाता है कि यहाँ से जो है इस बार SC/ST ही उठेंगे, यहाँ से इसके SC/ST के अलावा कोई नहीं उठेंगे। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब वहां से
जब लोकसभा का चुनाव होता है तो किसी भी फिक्स क्षेत्र में यह निश्चित कर दिया जाता है कि यहाँ सिर्फ SC ST उठेंगे। तो यह शक्ति किससे प्राप्त है? तो यह शक्ति जो है किससे प्राप्त है? वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। वही अगर विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा में किसी फिक्स क्षेत्र को कहा जाता है यहाँ से SC ST उठेंगे, तो वह शक्ति किससे है? तो राज्यपाल को है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रपति को है, और यदि विधानसभा के चुनाव हो रहा है तो वह राज्यपाल को प्राप्त है। तो अल्पसंख्यक घोषित कौन करती है? तो वह राष्ट्रपति करती है। इसके अलावा देखिएगा तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा देखिएगा राज्यसभा में 12 सदस्य की जो नियुक्ति होती है, 12 सदस्य जो कला विज्ञान के क्षेत्र में निपुणता हासिल की हो, वह उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति जी का। तो संयुक्त अधिवेशन, हालांकि यह संयुक्त अधिवेशन जो है यह आगे है, यह अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन, वहां पर हम पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाई जाती है? जब कोई भी विधेयक जो है या कोई भी विधेयक विवादित हो जाए, अर्थात राज्यसभा मान लिया है, लोकसभा नहीं माना है, यदि लोकसभा मान लिया तो राज्यसभा नहीं माना है, तब इस मामले में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वह साधारण विधेयक पर ही बुलाए जाते हैं, वह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन जो है वह सिर्फ साधारण विधेयक पर ही बुलाए जाते हैं। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसी में संसद की अर्थात इस विधायी शक्ति में एक देखिएगा जो प्रस्ताव पारित होते हैं, कोई भी प्रस्ताव जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर फाइनली जब राष्ट्रपति के यहाँ आते हैं तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद क्या होती है? वह प्रस्ताव जो है कानून बन जाती है। हालांकि हम यहाँ भी पढ़ाए थे कि इस कार्यपालिका शक्ति में ही पढ़ाए थे, यहाँ पर जो हस्ताक्षर करती है राष्ट्रपति, लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति में जो हस्ताक्षर करती है वह पद से संबंधित होती है। अर्थात प्रधानमंत्री जो है, जो राष्ट्रपति जी है, जो भी मंत्री की नियुक्ति करते हैं, हालांकि मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो हस्ताक्षर करती है वह पद से संबंधित होती है। लेकिन यहाँ पर विधायी शक्ति के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव होता है वह कौन सी होती है? जैसे जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाता किसके अंतर्गत हुआ था? तो वह विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के फलस्वरूप क्या हुआ था? वह 370 हटा था। इसके अलावा देखिएगा GST बिल है, GST बिल भी क्या होती है? वह विधायी शक्ति के अंतर्गत फाइनली GST बिल जो कानून कब बन गई? जब राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गई और राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो गया तब तो वह GST बिल क्या हुई? कानून बन गई थी। तो फाइनली आप देखिएगा ओवरऑल कोई भी प्रस्ताव जो होती है कानून कब बनती है? तो फाइनली राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद क्या होती है? कोई भी प्रस्ताव कानून बन जाती है। इसी में आप एक देखिएगा, इसी में एक शक्ति है कौन? अभिभाषण अर्थात विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या होती है? अभिभाषण, अर्थात राष्ट्रपति को अभिभाषण करने का अधिकार है। अभिभाषण करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन किया जाता है, जब भी नया लोकसभा गठन किया जाता है तो उसका पहला अधिवेशन जो होता है उस अधिवेशन में अभिभाषण कौन देते हैं? तो वह अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं। तो अभिभाषण देने का अधिकार किसको है? तो वह राष्ट्रपति को है। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे विधायी शक्ति क्या होती है, अर्थात कानूनी शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं एक और शक्ति होती है, वह कौन सी एक शक्ति होती है? वित्तीय शक्ति होती है। कौन सी? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति जिसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल बिल कहते हैं, फाइनेंशियल पावर। इस फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है उसको हम देखते हैं। वित्तीय शक्ति, अर्थात इस वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जी क्या बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। तो हालांकि आप देखिएगा बजट प्रस्तुत जो करते हैं वह कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। लेकिन अगर असली मायने में देखा जाए तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए
कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किससे होता है कानूनी रूप से, तो वह राष्ट्रपति को होता है। लेकिन वह बजट प्रस्तुत राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वह वित्त मंत्री को दे देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी वह बजट को स्वयं प्रस्तुत ना करके किसको दे देते हैं, वित्त मंत्री। अर्थात वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण कौन है, वित्त मंत्री है। तो वह कौन करते हैं, बजट को प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वित्तीय शक्ति अर्थात इसके अंतर्गत बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है, तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, ना कि वित्त मंत्री को कानूनी रूप से। इसके अलावा आप देखिएगा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत देखिएगा वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि वित्त आयोग को हम अनुच्छेद 280 में फिर से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है, वित्त आयोग की चर्चा की गई है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वित्त आयोग की नियुक्ति अर्थात गठन जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। इसका गठन क्यों किया जाता है कि जितने भी राज्य में टैक्स होते हैं उसको वसूलने का काम कौन करती है, यही वित्त आयोग करती है, वित्त आयोग। हालांकि जितने भी राज्य जो है टैक्स वसूल कर केंद्र सरकार को देते हैं उसका लगभग देखा जाए तो 43% जो होती है, 43% जो टैक्स होती है वह जो राज्य देती है केंद्र सरकार को, वह उसे पुनः लौटा देती है। हालांकि राज्य का भी तो विकास होना है, तो राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार जो होती है वह राज्य को उस टैक्स के कुल टैक्स के 43% जो होती है उसे पुनः लौटा देती है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी है जिसे 43% से ज्यादा भी दे दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा पूर्वोत्तर तरफ के राज्य हो गया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह क्या ज्यादा विकसित नहीं है, इसलिए वहां पर 43% से ज्यादा दे दिया जाता है। और इसमें जम्मू कश्मीर भी है, वहां पर भी क्या होता है 43% से ज्यादा दे दिया जाता है टैक्स, ताकि उस राज्य का विकास हो सके। तो इसी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत एक और पढ़िएगा आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है उसको हम देखते हैं। आकस्मिक निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि या जब भी देश या राज्य में क्या होता है एक्सटेंड अर्थात बहुत ही तुरंत रुपए की जरूरत पड़ती है, तो वह रुपए कहाँ से आती है, तो यही आकस्मिक निधि से आती है। आकस्मिक निधि से क्या होता है, जब भी देश या राज्य में बहुत ही तुरंत क्या होता है जब रुपए की जरूरत पड़ती है, तो वह रुपए कहाँ से आती है, आकस्मिक निधि से आती है। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जब भी क्या होता है बजट सत्र शुरू होते हैं, हालांकि बजट जो होता है वह तुरंत तो पेश नहीं किया जाता है, बजट को प्रस्तुत करने में लगभग देखिएगा तो 1 महीने लग जाता है। हालांकि बजट के प्रस्तुत होने से सीधा रुपए नहीं निकल जाता है, बजट प्रस्तुत होती है, उसके बाद एक विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, उसके बाद क्या होते हैं सभी सरकार को यानी कि जितने भी राज्य सरकार जितने भी मंत्री है उन सबको रुपया मिलता है। कब, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद यह बजट प्रस्तुत होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। यह सब क्रिया होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो जब भी बजट सत्र होता है जो 1 महीना लग जाता है, तो उस 1 महीना में देश के शासन चलाने के लिए वह रुपए कहाँ से आती है, तो वही रुपये जो है इस आकस्मिक निधि से आती है। आकस्मिक निधि से 1 महीने के लिए रुपए आती है, यहाँ से रुपया निकाल लिया जाता है जब तक बजट सत्र होती है। फिर जब बजट सत्र समाप्त हो जाता है, फिर वह रुपया जो होती है आकस्मिक निधि में दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वित्तीय शक्ति क्या होती है, अर्थात फाइनेंशियल, राष्ट्रपति के जो फाइनेंशियल पावर होते हैं वह कौन कौन सी होती है। चलिए दोस्तों अब एक और देखते हैं, राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत ही एक और शक्ति है राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति क्या होती है, राजनैतिक, इसी को हम कह सकते हैं कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति इसी को हम कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं डिप्लोमेटिक पावर। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, सामान्यतः आप देखिएगा किसी भी दो देशों के बीच संबंधों को अच्छा करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो हमारे राजदूत की होती है। लेकिन उस राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप याद रखिएगा राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राजदूत की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं।
इसके अलावा आप देखिएगा जब भी कोई लोग भारत से विदेश जाते हैं तो भारत से विदेश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस पासपोर्ट पर आप देखिएगा जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह पासपोर्ट जो है वह वैलिड नहीं माना जाएगा। जब भी आप दूसरे विदेश जाते हैं अगर पासपोर्ट लेकर जाते हैं अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं है तो वहां से आपको भगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वह पासपोर्ट है जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वह पासपोर्ट जो है वह वैलिड नहीं माना जाता है। हालांकि पासपोर्ट आप देखिएगा पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है। पासपोर्ट हो गया पासपोर्ट एंड इस वीजा में अंतर क्या होता है, तो इसको अंतर आप समझिएगा। पासपोर्ट क्या होती है कि जब हम भारत को छोड़कर विदेश जा रहे हैं अर्थात भारत को छोड़कर हम विदेश जा रहे हैं अर्थात पास कर रहे हैं तो इसके लिए हमको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अर्थात भारत छोड़ के हम विदेश जा रहे हैं इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं उस दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको इंटर किसके लिए थ्रू देगी, तो इस वीजा के थ्रू देगी। यानी कि दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है और अपने देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता है कि पासपोर्ट और वीजा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसे आप देखिएगा राजनीतिक और कूटनीतिक अर्थात डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत जब दूसरे देश के राजदूत हमारे यहाँ आते हैं, दूसरे देश के राजदूत जब भारत में आते हैं तो वह राजदूत जो है सर्वप्रथम अपना परिचय कहाँ पर देती है, तो वह राष्ट्रपति के समक्ष देती है। तो आप याद रखिएगा अगर किसी दूसरे देश के राजदूत अगर भारत आती है तो सर्वप्रथम अपना इंट्रोड्यूस जो है वह कहाँ पर देती है, तो वह जो है वह प्रेसिडेंट के यहाँ देती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए राजदूत, यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है कि राजदूत और हाई कमीशन में क्या अंतर होता है। राजदूत एंड हाई कमीशन जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर एंड हाई कमीशन में क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। आप देखिएगा कि भारत जो है वह कौन था, ब्रिटेन का गुलाम था। अर्थात ब्रिटेन के जो भी गुलाम थे, जो भी देश गुलाम थे, अगर उसके राजदूत जो है अगर दूसरे देश में जाते हैं तो उसको हम हाई कमीशन कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन के जो देश गुलाम नहीं थे जैसे रूस हो गया, जापान हो गया था, वह ब्रिटेन के कभी भी गुलाम नहीं था। लेकिन वहां के जब भी राजदूत भारत आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बेसडर बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे राजदूत किसी दूसरे देश में जाते हैं, चाहे ब्रिटेन में जाए चाहे रूस में जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन कहेंगे। अर्थात जो देश जो थे वह ब्रिटेन के गुलाम थे, उसके राजदूत को हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन कहेंगे। और जो देश ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे उसके राजदूत को हम क्या कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे या जो राजनीतिक अर्थात कूटनीतिक शक्ति क्या होती है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक और शक्ति को हम समझते हैं। राष्ट्रपति की एक और प्रमुख शक्ति है, उसमें से एक प्रमुख शक्ति कौन है, एक प्रमुख शक्ति है सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति ये क्या होती है, सैन्य शक्ति उसको हम समझते हैं। आप देखिएगा हमारे देश की जो सैन्य शक्ति है, सैन्य व्यवस्था है, कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि यह सैन्य शक्ति जो है कभी भी हमारे देश पर कहता हावी नहीं हो सकती, प्रभावी नहीं हो सकती है। हालांकि आप देखिएगा दूसरे देश में क्या होती है, सैन्य व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि वहाँ पर सरकार की सत्ता छीन ली जाती है और वहाँ पर सैन्य कानून लगा दिया जाता है। जैसे आप वर्तमान में म्यांमार में देखे होंगे, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुई थी, वहाँ की सरकार को नजरबंद कर दिया गया, प्रधानमंत्री को, और वहाँ पर सैन्य शक्ति लागू कर दी गई थी। सैन्य शक्ति लागू कर दी गई थी कहाँ पर, म्यांमार में। इसके अलावा आप देखिएगा पाकिस्तान में देखिएगा लगभग 6-7 बार क्या हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री को गोली मार दिया गया और वहाँ पे जितने भी सैनिक थे सैन्य शक्ति लागू कर दी गई थी। लेकिन भारत की सैन्य व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर सैन्य शक्ति कभी भी हावी नहीं हो सकती है। इसकी क्या प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। अर्थात हमारे देश की सैन्य व्यवस्था कैसी है उसको हम देखते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, 3 प्रकार की सैन्य प्रणाली है। एक कौन है, आर्मी है, और एक कौन है एयरफोर्स है, और एक कौन है नेवी है।
एक कौन है नेवी है। 3 प्रकार के हमारे देश में कौन है सैन्य व्यवस्था है, एक कौन है आर्मी, एक कौन है एयरफोर्स है, एक कौन है नेवी है। अगर देखा जाए तो इस आर्मी का हेड कौन होता है, अभी वर्तमान में इस आर्मी के हेड जो है वह कौन है M.N. नरवणे है। M.N. नरवणे जो है वह कौन है आर्मी के हेड है। वही एयरफोर्स के हेड को देखा जाए तो R.K.S. भदौरिया जी है, R.K.S. भदौरिया, अर्थात एयरफोर्स के हेड कौन है R.K.S. भदौरिया। और नेवी को कौन है, तो नेवी का A.V. अलेक्जेंडर कुछ करमवीर सिंह है, करमवीर सिंह कौन है, करमवीर सिंह है। तो नेवी के हेड कौन है, तो नेवी के हेड कौन है, करमवीर सिंह है। लेकिन आप देखिएगा कुछ अन्य देशों में देखिएगा तो यार आर्मी एयरफोर्स नेवी के तीनों के हेड कौन होते हैं, वह एक ही लोग होते हैं। लेकिन एक ही लोग होने के कारण क्या होती है, वहां पर क्या होती है सैन्य व्यवस्था क्या होती है हमेशा प्रभावी हो जाती है। लेकिन भारत में देखिएगा आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के हेड कौन है, अलग अलग है। अर्थात आर्मी के M.N. नरवणे, एयरफोर्स के R.K.S. भदौरिया और नेवी के करमवीर सिंह है वर्तमान में। फिर इसके जो है इसके हेड कौन है, इस तीनों के हेड आप देखिएगा एक संस्था बनाई जाती है, इस तीनों के हेड कौन है, CDS है, अर्थात चीफ डिफेंस स्टाफ, अर्थात CDS। इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, विपिन रावत है। कौन है, विपिन रावत। विपिन रावत कौन है, इस तीनों के कौन है, हेड है। कौन है, CDS, जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। इस चीफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर कौन होता है, तो वह रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, रक्षा मंत्री जो होते हैं इस CDS के ऊपर होते हैं। और इस रक्षा मंत्री के ऊपर कौन होती है, राष्ट्रपति होते हैं। अर्थात आप देखिएगा इस तीनों सेना के प्रधान कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर सैन्य व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि कभी भी हमारे देश में सैन्य कानून जो है वह कभी भी हावी नहीं हो सकती है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा आर्मी एयरफोर्स और नेवी जो होती है वह तीनों अपने में स्वतंत्र होती है। वो कैसे होती है कि यह आर्मी जो है कभी भी एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं कर सकती है कि ये आर्मी जो है कभी भी इसको ऑर्डर नहीं दे सकती, या फिर एयरफोर्स जो है वह नेवी को कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको यह काम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि या मान के चलते हैं यह आर्मी जो है वह पाकिस्तान में गई है सर्जिकल स्ट्राइक करने। वहां पर हमारे देश के आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो क्या यह आर्मी डायरेक्ट रूप से एयरफोर्स को कह सकती है कि हमारे जान बचाई, या फिर हेलीकॉप्टर लेके आए, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं? यह कभी भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यह दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। तो फिर कैसे करेगी? तो यह आर्मी जो है पहले यहाँ पर CDS को बताएगी, और CDS तब क्या करेगी, CDS जो है यहाँ पर एयरफोर्स को बताएगी, तब वहां पर जाएगी। कहाँ पर? वहां आर्मी के यहाँ पर जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर यह तीनों जो है अपने में स्वतंत्र है, लेकिन यह तीनों किसके अधीन है? CDS के अधीन है। CDS किसके अधीन है? रक्षा मंत्री के। और रक्षा मंत्री जो है किसके अधीन है? वह राष्ट्रपति के अधीन है। तो देश में जो है हमारे देश में जो है युद्ध लागू करने का काम कौन करती है? युद्ध को लागू करने का काम कौन करती है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। क्या प्रधानमंत्री अगर कहेंगे कि युद्ध को लागू किया जाए तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तक राष्ट्रपति जी लिखित सिफारिश नहीं देंगे कि हाँ युद्ध को लागू किया जाए या पाकिस्तान से युद्ध होगा, जब तक राष्ट्रपति लिखित सिफारिश नहीं देंगे तब तक देश में युद्ध लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर CDS बोल दे कि यहाँ आर्मी के अध्यक्ष बोल दे कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, तो क्या यहाँ पर यह राजी हो जाएगा? तो कभी नहीं राजी होगा। क्यों? क्योंकि जब तक M.N. नरवणे अर्थात आर्मी के जो अध्यक्ष है जिसको लिखित सिफारिश नहीं मिलेगा, तब तक यह युद्ध करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन यह लिखित सिफारिश कहाँ से लाएंगे? CDS अगर इसको कहते हैं तो इसको रक्षा मंत्री देंगे। तो रक्षा मंत्री कहाँ से लाएगा लिखित सिफारिश? वह राष्ट्रपति से लाएगा। अर्थात इससे क्या साबित होता है कि राष्ट्रपति जी जब भी लिखित सिफारिश नहीं देंगे तब तक क्या होगा? युद्ध लागू नहीं होगा। इसके अलावा आप देखिएगा युद्ध अगर लागू हो भी गया तो उसको विराम कौन करेगा? तो उस युद्ध को विराम करने का अधिकार भी किसे है? तो राष्ट्रपति जी। अर्थात राष्ट्रपति जब भी लिखित सिफारिश नहीं देंगे तब तक युद्ध क्या होगा? युद्ध विराम नहीं होगा। इसके अलावा आप देखिएगा परमाणु हमले, तीसरा सेकंड कंडीशन देखते हैं परमाणु हमला। अगर परमाणु हमला करना है तो वहां भी किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो वह राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका होती है।
लेकिन अगर परमाणु हमले में देखा जाए, परमाणु हमले जो होती है, परमाणु हमले में मुख्य रूप से वर्तमान में 5 लोगों की सहमति आवश्यक होती है। कौन कौन से? तो पहला तो एक तो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो मुख्य प्रमुख है, अर्थात परमाणु हमले के लिए राष्ट्रपति का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावे प्रधानमंत्री की भी सहमति होनी चाहिए। इसके अलावे रक्षा मंत्री की भी सहमति होनी चाहिए। इसके अलावे सुरक्षा सलाहकार जो वर्तमान में अजित डोभाल जी है, उसकी भी सहमति होनी चाहिए। और इसके अलावे जो आर्मी के अध्यक्ष है एमएन नरवणे जी, उसके भी सहमति होनी चाहिए। इस प्रकार आप देखिएगा परमाणु हमले में 5 लोगों की सहमति होनी चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति की, उसके नीचे प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर सुरक्षा सलाहकार और फिर उसी के नीचे कौन है? आर्मी के अध्यक्ष। इस 5 लोगों की सहमति से क्या होते हैं परमाणु हमले किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।